चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, बात करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पहले तो वेव्स क्या है, आपने 11th में पढ़ा था। एक बार जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिवीजन वेव्स का। वेव्स का अपन सीधा सीधा मतलब बताएं तो बात कर सकते हैं ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन जहां पे होगा वहां पे वेव्स बनाई जा सकती है। जैसे अगर बात करता हूँ साउंड, मैं बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज कैसे पहुंच रही है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेशन से जो माइक है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बन रहे हैं। वो सिग्नल्स आप तक ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां से आपके स्पीकर में जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट हो रही है, आपके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और फिर वो आपकी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है। तो बेसिकली वेव, साउंड वेव कैसे ट्रांसफर हुई? मीडियम से, वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी, एयर के पार्टिकल्स थे वो ऑसिलेट हुए, इस वजह से ये साउंड आप तक पहुंच पाया। या फिर आप बात कर लें किसी स्ट्रिंग पे या रस्सी पे। एक रस्सी को आप अगर लगातार इस तरीके से ऊपर नीचे पुश करते हैं या ऊपर नीचे आप इसको लगातार मोशन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, तो क्या होगा? वहां पे भी वेव्स जनरेट होंगी, वो वेव्स आगे बढ़ती रहेंगी। तो वेव का बेसिक मतलब हुआ ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन किसका? जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनका। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसे सन से जो लाइट आती है उसमें बहुत सारी टाइप की रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती हैं, या दूसरी टाइप की रेज हो सकती हैं। तो विजिबल लाइट उसमें आ ही रही है। अब ये विजिबल लाइट जो यहाँ तक पहुंच रही है सन से अर्थ के बीच में, यहाँ तो कोई मीडियम है नहीं, तो वहां कौन ऑसिलेट कर रहा है? साउंड के लिए एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट करा दिया आपने। रस्सी पे वेव चली तो इस स्ट्रिंग का, रस्सी का हर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर गया। पर ईएम वेव्स पे कौन ऑसिलेट कर रहा है? तो वहां पे जो आपका जवाब मिलता है वो ये कि ईएम वेव्स में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसलिए इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। कैसी वेव कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल कौन सी होगी? जिनको मीडियम की रिक्वायर्ड होगी, जैसे साउंड वेव्स या वेव ऑन द स्ट्रिंग, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। पानी के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो, ये सारी मैकेनिकल वेव्स हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत ना पड़े, जिसमें ईएम वेव्स इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे ऑसिलेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑसिलेशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पे खास बात होगी कि ईएम वेव्स किससे मिलकर बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। वो कैसे होती है, क्या क्या इसमें आगे चीजें होंगी, वो सारी बात करेंगे। लेकिन बेसिक बात क्या समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वजह से बनी? दो चीजों को मिलके, इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ कुछ एक बेसिक बात ये भी है कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो कैसा होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ साउंड वेव के बारे में, तो साउंड वेव में क्या होगा कि आपके कानों तक जो वेव्स पहुंच रही है उनमें ऑसिलेशन कैसा हो रहा है। जब मैं बोला तो एयर पार्टिकल्स इस तरीके से आगे पीछे की तरफ मूव किए, जैसे अगर इधर ऐसे बात करूं तो इस तरीके से लगातार मूव किए, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन भी हो रहा है। ऐसे मोशन को हम कहते थे, याद करिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि जिधर वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन भी हो रहा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। या फिर एक आती थी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव याद है? अगर वेव इस तरफ जा रही है तो ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे स्ट्रिंग की वेव, अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में, ये अगर स्ट्रिंग है तो वेव चलती थी इस डायरेक्शन में, वेव इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। जबकि स्ट्रिंग का मोशन कैसा होता था? इस तरीके से पार्टिकल का मोशन होता था, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, तो ऐसी वेव को बोलते थे ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे ये मोशन कैसा है? तो यहाँ पे जब देखा गया तो मोशन आया परपेंडिकुलर। कौन किसके परपेंडिकुलर? तो तीन बातें यहाँ पे आती हैं। कौन कौन सी तीन बातें? एक आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक आता है वेलोसिटी ऑफ द वेव। दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे खास बात है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, और वेलोसिटी जो होगी वेव की वो इस डायरेक्शन में होगी। तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के होंगे।
फिर से बताता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। एक्स वाई जेड आप इसको समझ सकते हैं कि अगर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स डायरेक्शन में ये वेव चल रही है। एक्स वाई जेड जस्ट एग्जाम्पल है, जिसके तीनों कहीं भी हो सकते हैं, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये यहाँ पे खास बात है। तो इसका वेव का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में ये ऑसिलेट करेगा इस तरह। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जबकि ये आपको बनेगा वर्टिकल प्लेन, ये आपका बन रहा है वर्टिकल प्लेन, ऐसा। इस तरीके से इनका ऑसिलेशन होने वाला है। क्लियर बात? दोनों कितने एंगल पे रहेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, और वेलोसिटी से भी दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके सारे एग्जांपल्स आप जानते ही हैं, हर टाइप का, विजिबल रेज हो गई, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रे हो गई, इंफ्रारेड रे हो गई, ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स जो कि आप इसमें जानते हैं सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो आज अपन इसमें जो बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, वो दो बातें मेनली करेंगे। पहली अपन बात करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। पहली बात आएगी डिस्प्लेसमेंट करंट की, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। और दूसरी बात अपन जब बात करेंगे तो बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन की। डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स इक्वेशन, अब ये दो बातें क्या क्या है, आज का पूरा अपना लेक्चर इसी पे रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि आपने पढ़ा फैराडेज लॉ, है ना, और फैराडेज लॉ में आपने क्या बोला? आपने बोला कि अगर कहीं पे एक एरिया से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, अगर बी चेंज होता है, या मान लीजिए बी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इस केस में, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आता है? सच दैट ये इस चेंज को अपोज करता है। ये बात हम कर चुके हैं लेंज लॉ और फैराडेज लॉ से। तो फैराडेज लॉ से आया था कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये आया था। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ था, हमने इसको उस टाइम भी बात करी थी, कि अगर यहाँ पे एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ है, तो करंट का फ्लो हो सकता है जब चार्ज मोशन में आए होंगे, जब चार्ज मूव किए होंगे। और अगर चार्ज मूव किए हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मूव अ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मूव अ चार्ज, ये पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, एक रेस्ट से किसी चार्ज को मोशन में नहीं ला सकता। तो अगर यहाँ पे रेस्ट से चार्ज मोशन में आया है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया? इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने बोला था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद हम कर चुके हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या एक इंड्यूस्ड या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है? ये बात यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या एक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी तक हमने बात करी उसको मैं छोटा सा एक बार देख लेता हूँ। फैराडेज लॉ से हमने बात करी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to minus d phi by dt, and this induced EMF can be written as integral E dot dl is equal to minus d phi by dt. ठीक है, यहाँ ये E क्या है? दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ रहा है आपको? कुछ कुछ हमने बात करी थी, V is equal to इंटीग्रल E dot dl, या
E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसा हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, जब हम बात कर रहे थे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो ये रिलेशन यहाँ से है, देख लीजिए। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये एक लॉ है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो तो यहाँ पे बात आती है मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने बोला यस। यस किस पे? कि हाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसा है, ध्यान से देखना। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दो कैपेसिटर प्लेट्स ली, ठीक है, दो कैपेसिटर प्लेट्स ले ली, और यहाँ पे एक बैटरी और एक स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, क्या होगा, चार्ज का मोशन शुरू हो जाएगा। चार्ज का मोशन कैसा होगा, तो भैया यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे, नेगेटिव की तरफ। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि धीरे धीरे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होना शुरू होगा, धीरे धीरे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है। पर अब अगर बात करें तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट लेट से एक्स। इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्योंकि ये एक वायर है, एक वायर की वजह से अपन एक मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। वायर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई, यहाँ देखा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अपन आराम से यूज कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। कुछ कुछ याद आ रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था कि अगर एक वायर में करंट आई जा रहा है और उसके आसपास अगर एक आप लूप बना देते हैं जिसको एम्पियर्स लूप कहते हैं, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, ये अपने लिखा था एम्पियर सर्किटल लॉ में। यस, बिल्कुल लिखा था। तो इसके मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा, इस पॉइंट पे आपको कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और अगर यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक नीडल रखता हूँ तो वो नीडल डिफ्लेक्ट होकर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, सारा ठीक भी है। करंट चल रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओके। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे इस सेक्शन के लिए पूछूं, इस सेक्शन के लिए पूछूं, तो इस सेक्शन में क्या करंट है? क्या चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है? क्या चार्ज हवा में फ्लो करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब चार्ज जो है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस वायर में फ्लो कर रहा है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव यहाँ से निकल के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से वापस यहाँ तक ट्रांसफर हो रहे हैं। या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक वापस जा रहे हैं। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्लो कर रहा है, यहाँ तो कोई करंट है नहीं। अगर करंट नहीं है तो मैं यहाँ पे अगर एक वाई पॉइंट लेता हूँ तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वाई पॉइंट इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ तो करंट है जीरो। इस पोजीशन पे करंट कितनी है? जीरो। अगर ऐसा है तो यहाँ के हिसाब से इस वाई पॉइंट पे फील्ड भी कितना हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। फील्ड एट वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट है नहीं। अगर ऐसा है तो फील्ड शुड बी जीरो, लेकिन देखा क्या गया, मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि अगर मैं यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ तो वो भी डिफ्लेक्ट हो रही है, और ऐसा किया तो पता चला कि यस, ये तो डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा यहाँ था। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है बिल्कुल ठीक वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड है कि यहाँ अंदर बीच में भी बन रही है। तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि एम्पियर साहब की अच्छी खासी उस टाइम पहुंच थी, पहुंच मतलब उनका रिपीटेशन बन चुकी थी। उन्होंने बोल दिया था कि जब तक करंट नहीं है तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पर यहाँ तो कोई करंट डायरेक्ट दिख नहीं रहा। जब करंट नहीं है फिर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगा तो लोग बड़े ऐसे आश्चर्य में पड़ गए कि कैसा हो गया ऐसे। तब मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। हालांकि मैक्सवेल उस टाइम बहुत जैसे सीनियर साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत जूनियर ही थे, फिर भी जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने क्या बोला
कि चलो ठीक है, माना यहाँ पे कोई करंट नहीं है, करंट अंदर कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे लगातार चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, लगातार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और देखो ध्यान से, तो जैसे जैसे ये चार्ज यहाँ पे वेरी कर रहा है, वैसे वैसे फील्ड भी वेरी करता रहेगा। चार्ज यहाँ से चला, यहाँ पे चार्ज यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, दोनों तरफ चार्ज इंक्रीज हुए, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दो प्लेट्स के बीच का है ये वेरी कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात उन्होंने यहाँ से बताई। तो फेराडे ने बताई थी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया कि उल्टा भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ये बात यहाँ से आपको समझ में आई। तो फेराडे के बाद मैक्सवेल का ये जो कह सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में कि यहाँ से अपने को समझ में आया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक सारी बातें ठीक है? यस और नो? हाँ कि ना? हाँ सर। मैग्नेटिक अनुराग क्या कह रहा है? तेरी आवाज सही नहीं आ रही। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना भैया। ये तो अपन ने फेराडेज लॉ में ही देख लिया था। यहाँ देखो, फेराडे लॉ में आपने क्या देखा था? ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से आया था? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया था। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुआ था। ये बात थी इस तरीके से। और इसका उल्टा यहाँ पे अभी अपन ने देखा कि अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इसका भी उल्टा हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी बात को समझने के लिए, क्योंकि एम्पियर्स लॉ आ चुका था और ये लॉ सही सही ठीक ठीक वैलिड हो जाए, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई एक्चुअल करंट नहीं है, लेकिन इसे हम एक करंट के रूप में देख सकते हैं, इसे करंट की फॉर्म में समझ सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यहीं से आया। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वो यहीं से आया। और वो क्या बोलता है कि मैक्सवेल ने बोला कि ना सिर्फ एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, तो ना सिर्फ करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट एक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दो बातें अपने पास आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, या तो करंट फ्लो हो रहा है उस वजह से, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस वजह से। दोनों ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने पास जब बात आई तब बोला गया कि अब अगर ये बाहर करंट आई चल रहा है और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने को अपन एक डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में बता सकते हैं, जिसको लिखा जाता है आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो बाहर करंट चल रहा है इसे जनरली लिखते हैं आई, या लिखा जाता है आईसी, बोलते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन वायर में होता है, तो जो करंट वायर्स में चल रहा है वो हो जाएगा कंडक्शन करंट आईसी। और जो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट आ रहा है उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, जो एक्चुअली कोई करंट है नहीं, लेकिन क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपन इसको बोलेंगे कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये एज इट इज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। ये फाई ई क्या है? फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। दिस इज फाई ई। क्लियर है बात? तो ये आपका आएगा
डिस्प्लेसमेंट करंट जो किस वजह से आया, इस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्टिफाई करने के लिए, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे अपने एक कॉन्सेप्ट लिया, द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अब आप अगर देखें तो दो चीजों से हैं, आई इक्वल टू आई सी जो ये बाहर चल रहा है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, और ये जो आई डी है यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन दोनों करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, ये यहां से अपने पास फाइनल रिजल्ट बन के आया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर बात। और दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होती है, तो कंडक्शन करंट आप जानते ही हैं होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt, इसको आईसी भी लिख सकते हैं या सीधा सीधा आई भी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, ये आपने अभी लिखा एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। इन दोनों की वैल्यूज अपने को ध्यान रखनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt। दिस इज नॉट dq by dt क्योंकि वहां पे कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, मैं इस डिस्प्लेसमेंट करंट को dq by dt नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अंदर कोई चार्ज का फ्लो है ही नहीं, दो प्लेट्स के बीच में चार्ज कोई फ्लो नहीं कर रहा, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो सिर्फ वायर्स में फ्लो कर रहा है, इसलिए दिस कैन नॉट बी रिटन एज dq by dt। इसका फॉर्मूला आपके पास एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt। और जो कंडक्शन करंट है जो इन वायर्स में फ्लो हो रहा है उसका फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज dq by dt। तो ये दो बातें अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, अगर आगे बात करें तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी है, मतलब जितना करंट यहाँ चल रहा था, कंडक्शन करंट चल रहा था जो वायर्स में चल रहा था, क्या वही करंट अंदर भी है, क्या उतना ही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर भी है, ये अपन यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आई सी यहाँ चल रहा था कंडक्शन करंट, क्या वही करंट आई डी यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी है, दिस वी नीड टू प्रूव। हालांकि अपन इसको अगर सीधा देखें तो मैंने जब आपको शुरू में बात बताई थी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी आता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो अपन बोल सकते हैं करंट भी दोनों सेम होंगे, बट हमें इसको प्रूव करना है तो हम प्रूव कर लेते हैं, बड़ी आसान सी बात है, प्रूव भी किया जा सकता है। तो प्रूव कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है E और एरिया है इन प्लेट्स का A। ठीक है, तो हम जानते हैं कंडक्शन करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट इज dq by dt। ओके, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt। ठीक बात है ये भी। phi e की अगर बात करूं तो फ्लक्स की बात करते हैं, विच इज E डॉट A। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया A है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ऐसा ही बनेगा आपका, दिस इज एरिया वेक्टर। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1 तो बनेगा E into A। दिस इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट epsilon naught times d by dt of phi e which is E into A। ओके, अगर ऐसा है तो इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, epsilon naught times d by dt of E अपन लिख चुके, E को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको याद है दोनों प्लेट्स के बीच में अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, कुछ कुछ याद आ रहा है कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था, और सिग्मा को लिखते थे Q by A, तो लिखा जा सकता है Q by A एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो आ जाएगा यहाँ से Q by A एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये बन गया आपके पास, A से A कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास क्या बचा है यहाँ से D by dt ऑफ Q। देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, बचा खाली आपके पास यहाँ पे Q। तो क्या मिल गया है फिर से आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज द कंडक्शन करंट, dq by dt इज नथिंग बट द कंडक्शन करंट। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है कि यस दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे फॉलो होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब जितना करंट वहां था उसके हिसाब से जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वही अंदर भी बनेगा, उतना ही करंट अंदर भी मिलेगा, उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो यस कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट, इस बात का हमें ध्यान रखना है, बट कई बार क्वेश्चन सीधा आता है इस फॉर्मूला पे, डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूला पे, तो इसका अपने को ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो एम्पियर लॉ जो था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि वो गलत रिजल्ट दे रहा था। गलत रिजल्ट क्या थे,
कि जब प्लेट्स के बीच की बात करें तो जहां पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कंडक्शन करंट 0 था, तो उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से क्या बोल दिया था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और क्योंकि यहाँ आई 0 है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाता था, 0। ये इस लॉ के हिसाब से आता था, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस लॉ को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ी, और वो जरूरत क्या पड़ी, तो इन्होंने साथ में यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, चाहे वो कंडक्शन करंट हो मतलब चार्ज के फ्लो की वजह से हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से हो, दोनों ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए दोनों यहाँ पे अपने को लेने होंगे। ठीक है, सो ये जो नई इक्वेशन बनी इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, या इसका नाम दिया गया है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल ने ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया, इसलिए इनका नाम इसमें साथ में आ गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसी को कई बार बुक्स में इस तरीके से लिखा जाता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सी को सीधा सीधा आई लिख लेते हैं, कई बार कंडक्शन करंट को सिर्फ आई लिख लेते हैं, और आई डी को लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। कई बार इसको इस तरीके से लिखा गया होता है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, सो दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो कि अब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को इंक्लूड करके मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई हैं आपको? आगे ना, जल्दी बताइए। यस श्रेया, यस वीरेंद्र, ओके लीजा म्यूट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी बात हुई मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहली बात तो ये कि ये कन्वेंशनल करंट नहीं है, दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट जो कि चार्ज के फ्लो से आ रहा हो, नहीं, नॉट कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसको करंट क्यों बोला गया, वैसे तो ये करंट भी नहीं है क्योंकि कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, पर करंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको करंट का नाम दिया गया, सिर्फ इतनी बात है। तो नॉट अ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, करंट क्यों बोला गया, एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको नाम दिया गया करंट। ठीक है, बाकी ये कोई करंट नहीं है, कोई चार्ज का फ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा। कब एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट तभी करता है जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। तीसरी बात, स्टेडी कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेडी कंडीशंस मतलब जब सब कुछ सेम हो, जब सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है जब चेंज हो रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्टेडी कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो इसकी लास्ट बात है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि जितना कंडक्शन करंट था उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा, कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये चार बातें हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अपने को ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देख क्या आएगा, क्वेश्चन दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया दे रखा है ए, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी, ओके सेपरेशन दे रखा है डी, इज चार्ज्ड बाय कांस्टेंट करंट आई। ओके, तो इसको चार्ज कर रहे हैं आप एक कांस्टेंट करंट आई से, ठीक बात है। कंसीडर अ प्लेन सरफेस एरिया a by 2 parallel to the plane plates and drawn simultaneously between
द प्लेट्स। मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी एरिया आपको ड्रॉ करना है एंड दिस इमेजिनरी एरिया इज a/2, ये आपको बोल रखा है। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया इज, ये आपसे पूछा गया कि इस एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसके ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो ऑप्शन हैं आपके पास सेम, जो बाहर चल रहा है वो I/2, I/4 और I/8, ऐसे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझें, तो इसको समझने का जो तरीका है वो बड़ा आसान सा है। देखिए क्या है कि आपने भी बोला डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, ये होता है। अगर आप पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले रहे होते तो पूरा एरिया भी अपन कंसिडर करते और बोलते हैं कि ये जो करंट है वही का वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी अंदर होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो होना चाहिए, तो अपन आंसर मारते सीधा आई के बराबर। लेकिन यहाँ पे आपसे करंट कहाँ पूछा गया है, इस हाफ एरिया में पूछा गया है। अगर हाफ एरिया की बात करें तो क्योंकि करंट रिलेट कर रहा है फ्लक्स को, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स फाई ई, अगर ऐसा है तो फाई डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया पे, और क्योंकि यहाँ पे एरिया हो चुका है हाफ, ए का हो चुका है by 2, मतलब फाई ई भी हो चुका है हाफ, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द एक्चुअल करंट आई। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से I/2। तो ब्लाइंडली ये फॉलो नहीं करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ वो कंटिन्यूटी है तो मैं सीधा आंसर आई लगा दूं, नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो हो रही है, पर किस सेंस में हो रही है कि जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है इस पूरे एरिया से, वो करंट किसके बराबर है, इस आई के बराबर है। लेकिन आपसे अगर एरिया चेंज करके पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा देखना है कि कितना फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, एक्चुअली उसी फ्लक्स से करस्पॉन्डिंग आपको अपना आंसर बताना है। कि मान लीजिए यहाँ से अगर 4 लाइंस पास होती हैं, तो अगर पूरे एरिया से 4 लाइन पास होती हैं तो हाफ एरिया से केवल 2 लाइंस पास हो पाएंगी, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो आधा हो चुका है। फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, तो फ्लक्स आधा हो गया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी आधा हो चुका है। क्लियर है बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। या फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा गया कि द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दे रखा है dV/dt 5 वोल्ट पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, आईडी आपसे पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है नीट में भी और जेई में भी, क्योंकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अपन जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्योंकि यहाँ देखो फाई कहीं दे नहीं रखा, फाई निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए, और वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी, इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका आपके पुराना नॉलेज यहाँ पे काम आएगा कि कैपेसिटेंस को कैसे लिखते थे, फाई को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, वही सारी बातें यहाँ पे आपके यूज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है फ्लक्स जो होता है वो होता है फील्ड इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा E इंटू ए। ठीक बात है, ये ऐसा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/d, याद आ रहा है कुछ कुछ, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच के D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आता है वो कितना आता है, V/d के बराबर आता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है हमेशा। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो लिखा जा सकता है d/dt ऑफ V/d इंटू ए, ये हो गया। और अब अगर ध्यान से देखो तो बन रहा है एप्सिलॉन नॉट A और D, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, C, याद आया, तो हो गया C dV/dt, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। आप चाहें तो फॉर्मूला सीधा भी याद रख सकते हैं, इन केस ऑफ अ कैपेसिटर दिस फॉर्मूला कैन गिव यू द डिस्प्लेसमेंट करंट C dV/dt। सीधा सीधा आप अपना आंसर बता सकते हैं। C आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, तो 1 माइक्रोफैरड, dV/dt दे रखा है 5, तो आंसर आ जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर्स। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट दिस कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन आसान से हैं, आपके पूरे नॉलेज को टेस्ट करते हैं और सीधा फॉर्मूला बेस्ड हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो फॉर्मूला ही फॉर्मूला था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। पहला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, चौथा
C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूलाज मिला के आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ है और सारे आसान आसान से फॉर्मूला हैं, इसलिए इसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और करते हैं, पर उससे पहले क्योंकि अपना टाइम इस मीटिंग का खत्म होने वाला है, तो एक बार इसको बंद करके फिर से अपन लॉग इन करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी